बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हमने दो अहम टॉपिक पढ़ने हैं। एक है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा टॉपिक है हमारा कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जैसे कि आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रकमें भी मौजूद हैं, बहुत छोटी रकमें भी मौजूद हैं जिनको लिखना काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल होता है। उन बड़ी बड़ी रकमों को या फिर उन छोटी रकमों को बहुत ही शॉर्ट अंदाज में लिखने का एक तरीका मुतारफ़ करवाया गया था जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड एक साइंसी तरीका है जिसमें हम बहुत बड़ी रकमों को या बहुत छोटी रकमों को जो है वो 10 की मुनासिब पावर में लिख देते हैं या फिर प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिख देते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है, जैसे मिली है, सेंटी है, किलो है, ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम आ जाती है, जैसे मैं लेट कर लेता हूँ, ये रकम है। ठीक है जी। तो इतनी बड़ी रकम लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको एक और अंदाज में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप जस्ट 5.4 लिखें, मल्टीप्लाइड एंड रेज पावर। भाई जहाँ पे आपने इशारिया लगाया है उस इशारे के बाद जितने भी अदाद हैं उतनी जो है आप 10 की पावर लगा देंगे। जैसे आपने इशारे यहाँ पे लगाया तो इशारे के बाद कितने अदाद बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ आ रही बात की। ठीक है। अगर ये रकम जो है ये कुछ इस तरह हो कि ये यहाँ पे 7 लगाओ, 7 ना हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि इशारे के बाद कितनी रकमें बचती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 10 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, ये इतनी बड़ी रकम थी जिसको बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में मैंने लिख दिया। इसी तरीकाकार को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो अदाद को लिखने का ऐसा साइंसी तरीका है जिसमें अदाद को 10 की मुनासिब पावर या फिर प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। अब प्रीफिक्सेस कैसे यूज करते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कि आपके पास आ जाता है जी 3000 मीटर। ठीक है। इसको आपने प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखना है, क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाइड एंड रेज पावर 3, क्योंकि यहाँ पे हमने इशारे लगाया 3 के बाद और जहाँ पे इशारे लगाया उसके बाद कितने अदाद हैं, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख दिया और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखें 3.0। अब ये जो 10 की पावर 3 है ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये प्रीफिक्स है और ये के इक्वल होता है जिसको हम किलो बोलते हैं। ठीक है जी। और इसको जाहिर किससे करते हैं, के से, और ये होता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 की जगह पे हम के लगा देंगे तो ये कितना बन गया, 3.0 किलोमीटर, या फिर सिंपल आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। तो इस तरह बहुत बड़ी रकमों को या बहुत छोटी रकमों को जो है 10 की मुनासिब पावर इस्तेमाल करते हुए या फिर प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखना, इसको हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे सबसे छोटी रकमें आपके पास आ जाती हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कि 0.0003। ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे लेट करते हैं मीटर लिख दिया। ठीक है जी। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखना है, देखें, साइंटिफिक नोटेशन एक आम लफ्ज है, इससे आगे एक और टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो बेसिकली कोई भी रकम जब आपको दी जाती है, कोई बहुत बड़ी रकम या बहुत छोटी रकम, और आपसे यह कहा जाता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखो, तो आपने उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही लिखना होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें इशारिये से पहले जो है, जब हम किसी भी अदद को या किसी भी बड़ी रकम को 10 की मुनासिब पावर में लिखते हैं ना, तो जो इशारिया है उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इशारे से पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो फिर हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, लेट कर ले कोई और एग्जांपल यहां मैं बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आप 58.8
2 ये लिख लेते हैं। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप बहुत सारे तरीके जो यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको लिख देते हैं जी 588.82 मल्टीप्लाई 10, ये वाली रकम इसके इक्वल है ना, ठीक है। 10 के साथ इसको ज़रब देंगे, यही वाली रकम आ जाएगी। या फिर इस रकम को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 58.882 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब देखें इशारिया हमने यहां पे लगा दिया तो इशारिया 2 अदद जो है वो जंप करके जाएगा, इसलिए 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जब आप किसी बड़ी रकम को छोटी रकम के अंदर, यानी कि उसका बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अगर इसको बहुत कम करते जा रहे हैं तो फिर 10 की पावर आप हमेशा पॉजिटिव लगाते होते हैं। या फिर आम लफ्जों में आप याद रखने के लिए ये भी जो है माइंड में रख सकते हैं कि अगर इशारियों को आप मूव करवा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो फिर जो 10 की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आपने लगानी है। और कितनी लगानी है, जितना आपने इशारिया को जंप करवाना है। जैसे लेट करते हैं कि यहां से इशारिया को आप जंप करवाते हैं, यहां पे लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा 5.8। अब 10 की पावर आपने कितनी लगानी है भाई, जितना आपने इशारिया को जंप करवाया है। तो इशारिया यहां से मूव करके इधर आया तो कितना उसने जंप लगाया, 3 अदद का, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इशारिया लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो उस वक्त ये पावर पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर राइट साइड पे जा रहा हो तो फिर ये नेगेटिव होती है। अब इस केस में ये इशारिया लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, इसलिए 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब बहुत छोटी रकम की बात कर लेते हैं। और दूसरा यहां पे मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये बन गई, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है और ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन इन तीनों में सबसे सूटेबल कौन सी है, सबसे सूटेबल ये होगी, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इशारे से पहले अगर नॉन जीरो डिजिट हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जब भी आप किसी भी रकम को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। अच्छा, इस रकम को भी आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये भी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है कि इशारे से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इस पूरी रकम के अंदर एक ही नॉन जीरो डिजिट है जो कि 3 है। इसका मतलब हमें इशारे को इस दफा इस साइड पे नहीं लेके जाना, बल्कि राइट साइड पे लेके आना है। तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इशारे ने कितना जंप लगाया, इशारे यहां से मूव करके इधर आ गया, तो इसने 1 2 3 4 5 6 अदद का जो है वो जंप लगाया है, इसलिए हम 10 की पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब इशारे को आपने किस साइड में मूव करवाया है, टुवर्ड्स राइट साइड, तो इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, माइनस यूज कर देंगे, ठीक है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कंसेप्चुअली, ये चूंकि बहुत छोटी रकम है, ये तकरीबन इशारे से पहले जो है वो 0 है, ठीक है, इसको आपने बड़ा कर दिया, 3 कर दिया, यानी कि छोटी रकम को जब आप बड़ा कर रहे होंगे तो उस वक्त इशारिया जो 10 की बिना से पावर होगी वो नेगेटिव आएगी। लेकिन जब आप बहुत बड़ी रकम को जो है वो बहुत छोटा कर रहे होंगे तो वो फिर पावर जो है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन 10 की बिना से पावर इस्तेमाल करते हुए। अब इसका जो आप प्रीफिक्सेस कैसे यूज करते हैं, अब देखें आपने 9th के अंदर पढ़ा था कि ये जो 10 की पावर -6 है ये माइक्रो की इक्वल होती है और माइक्रो को म्यू से जाहिर करते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे ये आ जाएगा 3.0 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर और 3 वैसे, और 10 की पावर -6 की जगह पे माइक्रो लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, माइक्रोमीटर। तो हमने क्या किया कि एक तो इसको जो है वो 10 की मुनासिब पावर में लिखा, यहां पे भी हमने 10 की मुनासिब पावर में लिखा, फिर हमने इसको प्रीफिक्सेस यूज करते हुए लिख दिया, यानी कि जो 10 की पावर आ रही थी अगर उस तरह का प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद है तो फिर हम यहां पे लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यहां पे आ जाता -10 यानी कि 10 की पावर -10, तो इस तरह का प्रीफिक्स हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, और ना ही हमारे पास है, लिहाजा उसको 10 की मुनासिब पावर में ही रहने देंगे। जैसे आ जाए 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कह लें, ठीक है, या -10 कह लें, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी इसको जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अब 10 की पावर -8 वाला प्रीफिक्स हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम इसको यहीं पे ही जो है वो स्टॉप कर देंगे, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर 10 की पावर -6 आ रहा है तो 10 की पावर -6 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है प्रीफिक्स में, ठीक है, इसलिए हम यहां पे इसकी जगह पे माइक्रो लगा देंगे। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था।
जी। तो उसके बाद है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि जब आप किसी भी रकम के साथ या किसी भी मिकदार के साथ जब आप यूनिट लगाएंगे तो कौन सी चीजें हैं जो कि आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। ठीक है जी। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो पहला जो इसका पॉइंट है जो कि आपने जब भी आप किसी भी रकम का जो है कोई भी वैल्यू आपके पास है, कोई मिकदार आपके पास है, उसका जब आप यूनिट लिख रहे हो तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना होगा। वो कह रहा है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट E.G. न्यूटन। अब देखो वो ये कह रहा है कि जब आप किसी भी रकम का यूनिट जो है वो फुल नेम उसका लिखते हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप बात कर लो, आप एम्पेयर लिखते हैं या न्यूटन की बात कर लें। ठीक है, फोर्स आपके पास है जी 10 न्यूटन। ठीक है, इसको आप यूं लिख सकते हैं। अब इसमें किस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो फर्स्ट इसका लेटर है ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। ठीक है जी। अब मेगा की अगर हम बात कर लें, मेगा ओहम या ओहम की बात कर लें, ओहम भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे 10 ओहम तो आपने OHM लिखना है, लेकिन O किस फॉर्म में होना चाहिए? स्मॉल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आम लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि अगर आप यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कभी भी जो है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। अब देखो ये न्यूटन साइंसदान का नाम है, लेकिन फिर भी हमने इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपने क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद है जी दूसरा पॉइंट, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज न्यूटन फॉर न्यूटन। अच्छा, यहां पे जो समझने वाली बात है कि अगर आप पूरा नाम नहीं लिख रहे, जस्ट उसका शॉर्टकट लेटर जो है वो उसका सिंबल यूज कर रहे हैं आप, तो फिर वो जो सिंबल होगा वो आपने कैपिटल लिखना है अगर यूनिट किसी साइंसदान के नाम से है। ठीक है जी। जैसे मीटर की अगर हम बात कर लें ना, मीटर जैसे आप कह लें कि 5 मीटर, इसको मैंने कंप्लीट लिख दिया। अगर आप इसका सिंबल लिखें तो मीटर को हम M से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा M। अब M किस फॉर्म में? स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी साइंसदान का नाम होता, जैसे ये न्यूटन है, तो फिर जब आप इसका सिंबल लिखते तो वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे आप इसको लिख देते हैं 10 न्यूटन। समझ आ रही बात की? ठीक है, यानी कि इसमें आप स्मॉल n नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साइंसदान का नाम है, इसलिए इसका पहला लफ्ज जो इसका सिंबल होगा इस यूनिट का वो आपने कैपिटल लिखना है। लेकिन अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो फिर आपने पहला इसका जो लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखना। अच्छा, इसमें देखें, अब ये मीटर किसी साइंसदान का नाम नहीं है, लिहाजा इसका जब मैंने सिंबल लिखा तो स्मॉल m लिख दिया, ये कैपिटल M आपने नहीं लिखना। ठीक है जी। तो ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद है जी तीसरा पॉइंट, द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। वो कह रहा है कि अगर किसी यूनिट के साथ आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आप बात कर लेते हैं जी लेंथ की बात अगर करें, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप लिखते हैं 7 किलोमीटर। तो ये किलो चूंकि प्रीफिक्स है और मीटर क्या है? यूनिट है, तो यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे आप नहीं लिख सकते कि यहां पे किलो है और इधर आपने मीटर लगा दिया, यानी कि इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता। अब हैंड राइटिंग के अंदर इतना ज्यादा इसके अंदर ख्याल नहीं रखा जाता और वैसे भी ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप टाइप कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे तो वहां पे आपने के लिखने के फौरन बाद जो है वो M लिखना है, यानी कि आपने उनके दरमियान स्पेस नहीं देनी। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रीफिक्स है और जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उनके दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, चौथा पॉइंट है जी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि अगर कोई ऐसी मिकदार आ जाए जिसके अंदर 2 यूनिट हों, जैसे यहां पे उसने एग्जांपल भी दी है न्यूटन मीटर की। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यूटन मीटर, अगर वर्क की बात कर लें जॉल, ठीक है,
तो जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, इसको हम लिखेंगे 10 न्यूटन मीटर। मतलब इसको हम मिला के नहीं लिख सकते, यानी कि न्यूटन के फौरन बाद जो है वो मीटर हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके दरमियान जो है वो थोड़ा सा गैप देंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे 10 न्यूटन, एक थोड़ा सा एक स्पेस होनी चाहिए इसके अंदर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर। इस तरह ये मुनासिब। अब हैंड राइटिंग के अंदर इसका भी ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है, इसको भी आप जो है वो न्यूटन मीटर ऐसे हम लिख देते हैं, अब स्पेस है या नहीं है इसका हैंड राइटिंग के अंदर कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जब आप कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर रहे होंगे तो फिर जब आपने न्यूटन दबाना है, फिर आपने एक स्पेस देनी है और फिर मीटर लिखना है। यानी कि अगर दो एसआई यूनिट आप यूज कर रहे हैं तो उनके दरमियान एक स्पेस का होना लाजमी है, लेकिन अगर आप एक यूनिट और एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो फिर उनके दरमियान स्पेस का होना लाजमी नहीं, जिससे जैसे हमने पहले वाला पॉइंट जो है वो पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद है जी ये 5वां पॉइंट है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। यानी कि कोई भी अगर रकम है ना तो उसके अंदर आप एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था ये कि 50 किलोमीटर लेट कर लेते हैं, 50 किलोमीटर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप किलोमीटर कर दें या माइक्रोमीटर कर दें। आपने देखा होगा या तो माइक्रोमीटर लिखा होता है या फिर किलोमीटर लिखा होता है या फिर मिलीमीटर लिखा होता है। तो माइक्रो भी इस यूनिट के अंदर एक दफा आ रहा है, इस यूनिट के अंदर किलो भी एक दफा आ रहा है, इस यूनिट के अंदर जो है वो मिली भी एक दफा आ रहा है। तो आपने ये प्रीफिक्सेस जो है वो एक ही दफा यूज करने, इनको आपने डबल नहीं यूज करना या 3 दफा यूज इनको नहीं करना, यानी कि एक से ज्यादा मर्तबा आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते माइक्रोमीटर, ऐसा नहीं हो सकता। समझा रही बात की? ना ही आप किलो मीटर लिख सकते हैं, या जितने भी आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, नैनोमीटर नहीं लिख सकते। तो जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनको आप एक से ज्यादा जो है एक ही यूनिट के अंदर, एक ही रकम के अंदर एक से ज्यादा बार जो है वो आप उनको नहीं लिख सकते, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ये हो सकता है कि आप इन दोनों को मिला दें और एक नया प्रीफिक्स आपके पास जो है वो बन जाए। जैसे मिसाल के तौर माइक्रो ये 10 की पावर 6 होता है, ये भी 10 की पावर 6 होता है। जब दोनों को ज़रब देंगे तो बन जाएगा 10 की पावर -12। वो बजाते खुद एक प्रीफिक्स है जिसको हम पिको बोलते हैं। तो माइक्रोमीटर लिखने की बजाय आप इसको पिकोमीटर लिख दें, वो सूटेबल है, क्योंकि पिको एक ही प्रीफिक्स है। तो एक रकम के अंदर, एक यूनिट के अंदर आप एक से ज्यादा जो है वो प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास a number such as 5 multiplied 10 raised power 4 centimeter may be expressed in scientific notation 5 multiplied 10 raised power 2 मीटर। तो बिल्कुल ठीक है भाई, वो ये कह रहा है कि 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर ये है। तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पे उसने एग्जांपल दी है 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। इसको जो है वो आप लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 2 मीटर। कैसे लिखेंगे? अब देखो, ये 5 वैसे मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 भी वैसे, ये जो सेंटी है ये आपको पता ही होता है 10 की पावर -2 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 और साथ में ये मीटर आ जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 4 है और 10 की पावर -2 है, तो कितना रह जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ठीक कह रहा है वो, इस तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, when a multiple of a base unit is raised to a power, the power applies to whole multiple and not the base unit alone। अच्छा, यहां पे बड़ी अहम वो बात कर रहा है कि बाज दफा यूनिट जो है वो पावर में होते हैं, पावर के अंदर वो यूनिट से लिखे होते हैं। तो वो जो पावर होती है ना, वो अकेले यूनिट की पावर नहीं होती, बल्कि उसके साथ लगे प्रीफिक्स की भी पावर होती है। वो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं जी 2 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर आप इस रकम को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ मीटर का है, क्योंकि मीटर के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो स्क्वायर होगा ये दोनों का स्क्वायर होगा, किलो का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। यानी कि इसको हम यूं लिखेंगे 2 किलोमीटर होल का स्क्वायर। ठीक है, तो दोबारा मैं बता रहा हूं कि ये अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है 2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जस्ट मीटर का स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है।
जब भी यूनिट की बात आप करते हैं, एक्स वाई में ऐसा हो सकता है जब मैथ के अंदर आप करते हैं एक्स वाई स्क्वायर, तो उसमें तो जाहिर है ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल तो नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट है ये वाली रकम, ठीक है, जो के है ये कांस्टेंट और वैसे भी प्रीफिक्स है, इसकी नेचर इससे डिफरेंट है, ये ऐसा यूनिट है और ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो अगर यूनिट, ये जस्ट यूनिट के अंदर होगा, बकिया मैथ के जो क्वेश्चंस है उनके अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर लिखा हो ना एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें बिल्कुल ये ठीक है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाई का स्क्वायर होगा, ये यहां पे एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, ये अलजेब्रा के अंदर ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जब लिखे होते हैं, तो उसमें अगर इस तरह की रकम आ जाए, यानी कि यूनिट के ऊपर पावर लगी हो, तो वो पावर जो है वो सारे यूनिट की होती है, साथ में प्रीफिक्स की भी पावर होती है वो, और साथ में मीटर की भी पावर होती है, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें यहां पे, जैसे 2 है और किलो आपको पता है 10 की पावर 3 होता है, और ये साथ में मीटर आ जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम यूं लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, अब ये 10 की पावर 3 है, 2 इसके साथ ज़रब होगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 6, और मीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 किलोमीटर स्क्वायर बेसिकली 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो मीटर का स्क्वायर लगा, ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये साथ में किलो का भी स्क्वायर होता है। जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हो, लिखा ऐसे ही होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि ये मीटर का स्क्वायर भी है और किलो का भी स्क्वायर है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो लास्ट पॉइंट बता रहा है, यहां पे बहुत अहम है, मेजरमेंट्स in practical work should be recorded immediately in the most convenient unit, e.g. micrometer screw gauge measurement in millimeter and the mass of the calorimeter in grams, but before calculation for the result all measurements must be converted to the appropriate SI base unit। बड़ी काम की वो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जब आप रीडिंग लेते हैं ना, तो जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं उसकी नोयत आपने देखनी है, फिर आपका यूनिट, फिर आप वहां पे यूनिट लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने जो है मिंचनाबाद से लेके, या यूं कह रहे हैं कि किसी भी एक शहर से लेके दूसरे शहर का फासला मालूम करना है, तो आपको पता है वो आप किलोमीटर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? अगर आपसे कोई ये कह दे भाई इस शहर से वहां तक का फासला मिलीमीटर में पैमाइश करो, तो ये शायद गलत होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी पैमाइशें हम हमेशा बड़े यूनिट के अंदर करते हैं, लेकिन जब हम छोटी पैमाइशें करते हैं तो वो हम छोटे यूनिट्स के अंदर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये बाल है आपके, ठीक है, इनकी मोटाई अगर आपने फाइंड करनी है तो वो आप मिलीमीटर या माइक्रोमीटर के अंदर करते हैं। क्या वो किलोमीटर में करते हैं? नहीं, वो किलोमीटर में नहीं करते। यहां से लेकर लाहौर तक का फासला आपने मालूम करना है, तो क्या वो माइक्रोमीटर या मिलीमीटर के अंदर करते हैं? नहीं, वो हम माइल्स के अंदर करते हैं या फिर किलोमीटर के अंदर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी मिकदार होती है उतना बड़ा ही उसी हिसाब से हम जो है वो यूनिट यूज करते हैं। अगर छोटी मेजरमेंट आप कर रहे हैं तो फिर आप छोटे यूनिट यूज करेंगे, अगर आप बड़ी जो है वो मेजरमेंट ले रहे हैं तो फिर उसके लिए आप जो है वो बड़े यूनिट्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे यूनिट इस्तेमाल करें, बड़े यूनिट इस्तेमाल करें, ये तो आप पे डिपेंड करता है या मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। मेजरमेंट छोटी है तो छोटे यूनिट लगाएंगे, बड़ी है तो बड़े यूनिट लगाएंगे। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे या फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे पहले आपने इन तमाम यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई फासला मेजर करते हैं 600 किलोमीटर, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसी फार्मूले के अंदर तो सबसे पहले आप इसको इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। यानी कि 600 किलोमीटर को सबसे पहले आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। या फिर कुछ छोटी रकम आ जाती है जैसे 600 नैनोमीटर, ठीक है, बहुत छोटी रकम है, नैनोमीटर में चली जाएगी। अच्छा, अब आपने ये वैल्यू अगर किसी फार्मूले के अंदर पुट करनी है तो आप इसको भी क्या करोगे? सबसे पहले जो है वो मीटर में कन्वर्ट करोगे, नैनोमीटर डायरेक्ट जो है वो पुट नहीं करोगे। तो यहां से ये साबित होता है कि अगर आपने बहुत बड़ी मेजरमेंट करनी है या लंबे फासले मेजर करने या बहुत लेंथी जो है वो मेजरमेंट करनी है तो फिर आप बड़े यूनिट यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने छोटी जो है वो मेजरमेंट्स करनी है तो फिर उसके लिए आप जो है वो स्मॉल यूनिट्स यूज करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन से पहले, फार्मूले के अंदर इनको पुट करने से पहले आप इन सबको, चाहे बड़ी रकमें हो, बड़े यूनिट्स हो, चाहे छोटे यूनिट्स हो, उन सबको आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो आज का लेक्चर यकीनन आपको समझ आया होगा। ये बहुत अहम है, ये जो कन्वेंशंस हैं इंडिकेटिंग
रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, ये आपने होमवर्क के तौर पे भी करना है। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, वो आपने जरूर देखना है। अल्लाह हाफिज।